अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी कुछ यूँ है। कौन आया है? फहमीदा बेगम की सवालिया खुशती नज़रें ज़ारा के चेहरे पर गड़ी थीं। कुछ तो था जो अलग था। उसकी छठी हिस्स अंगड़ाई लेकर जाग गई। ऐसे रंग और खुशी के ये तहज़्ज़ुरात जो उस वक्त उसको ज़ारा के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। वह ठिठक गई थी। फहमीदा बेगम स्टोर से कुछ सामान निकालने गई थी। छुट्टी का दिन था। इतने में लाउंज से आती आवाज़ों की तरफ मुतवज्जा हुई। यकीनन कोई मेहमान आया था जिसके लिए ज़ारा जूस बना रही थी, और फिर सामने अतहर को बैठा देखकर वह चौंक गई। आए फहमीदा बेगम, अतहर आया है, उसकी जॉब हो गई है, मिठाई खिलाने आया है। यह दूसरा झटका था जो फहमीदा बेगम को लगा था। एक तो उनका दिमाग ज़ारा की खुशी से चमकते चेहरे में अटका हुआ था। अगर इस खुशी की वजह अतहर था तो फहमीदा बेगम कुछ सोच कर रह गई। और दूसरा गहरा झटका, अतहर की जॉब कैसे और क्यों, और वह भी इतनी जल्दी। सवालात उनकी आंखों के सामने नाचने लगे। वह लाउंज के सोफे पर बैठ गई थी, लेकिन वहाँ पर जारी बातचीत में शरीक नहीं हो पा रही थी। दिमाग जो बुरी तरह से उलझा हुआ था। रियाज साहब भतीजे की खुशी में खुश बैठे थे, और उनकी खुशी से वह बेगम हज़म नहीं कर पा रही थी। ज़ारा कीनू का फ्रेश जूस बनाकर ले आई थी। उसके चेहरे पर शर्म व हया के साथ खुशी के रंग भी साफ थे, जबकि अतहर काफ़ी संजीदा रहा और अब अपने यहाँ टल जाने का फ़ैसला। फहमीदा यहाँ से वाली नहीं थी। अतहर चचा का हाल अहवाल बता रहा था, और फहमीदा बेगम सोचे जा रही थी आखिर कैसे मिली इनको इतनी अच्छी जॉब, और अब वह भी बग़ैर किसी सिफारिश के। आजकल के दौर में बग़ैर रिश्वत और किसी सिफारिश से बिन के अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जॉब मिल जाना हैरत की बात थी। और देवरानी नायाब भी कितना खुश होगी। नायाब का ख्याल आते ही फहमीदा बेगम का हल्क तक कड़वा होने लगा। उसके इस मुश्किल से होने की खबर आती थी, उसे सुकून भी मिलता, मगर यहाँ तो नायाब कामयाब हो रही थी। क्या होता अगर पहले मुनीब को जॉब मिल जाती? मुनीब बड़ा है अतहर से। मुनीब फहमीदा बेगम का बड़ा लड़का था। फहमीदा बेगम जिसका मैका काफ़ी मालदार था, जबकि नायाब वह तो बहुत आम और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बहुत कम जहेज़ आया था उसके साथ। हाय, लेकिन आज कौन गवाह था जो फहमीदा बेगम की इस बड़ाई का यकीन औरों को दिलाता? वह कुड़ती जा रही थी। अच्छा, मैं चलता हूँ अब। अतहर अपनी बात मुकम्मल करके जाने की इजाज़त लेने लगा। शख्सियत में कैसा निखार आने लगा है। अच्छी तालीम और अब ये नौकरी। उन्होंने दिल ही दिल में न चाहते हुए भी सराहा, मगर लबों में से कुछ न निकला। यहाँ तक कि फहमीदा बेगम उसको मुबारकबाद भी न दे पाई। उसने भी शायद न महसूस किया हो, लेकिन पहले कब वह बात करती थी, वह उससे अब करती। फहमीदा बेगम के इस रवैये से अतहर आदी था। अरे बेटा, खाना खाकर जाना, रियाज साहब ने दिल से ऑफ़र की। नहीं चचा जी, चलता हूँ, देर हो गई है, अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सुलझे हुए तरीके से बात करने लगा था। शायद पहले से ऐसा था, या शायद मैंने ही पहले कभी गौर नहीं किया। फहमीदा बेगम की सोचें बोलने का मौका ही नहीं दे रही थीं। जाते हुए दोनों को अल्लाह हाफ़िज़ कहता हुआ चला गया। फहमीदा बेगम के तने हुए चेहरे में कुछ ठहराव आ गया था। बड़ा काबिल बच्चा है माशाअल्लाह, मेहनती भी है, सोबर भी है, और एक हमारा मुनीब है। कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं। रियाज साहब ने तबसरा किया। बस कर दें, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए बेटे की बुराई करने का। अब अतहर इतना भी काबिल नहीं है कि उसका मुकाबला मेरे बेटे से करें। फहमीदा बेगम को भड़ास निकालने का मौका मिल ही गया। मूड तो उनका पहले ही ख़राब था, अब और बिगड़ गया था। अम्मी, बिरयानी बना लूँ? अरे क्या अतहर चला गया? ज़ारा जो खाने का पूछने आई थी, अतहर के एकदम चले जाने से बुझ सी गई, और हैरान होकर पूछने लगी, क्यों न जाता घर अपने? यहीं रह जाता क्या? वह तोपा का रुख ज़ारा की तरफ था। अम्मी, खाने का टाइम है, खाकर चला जाता। मैं तो इसलिए पूछ रही थी। ज़ारा गड़बड़ा गई। बोलना तो रियाज साहब भी चाहते थे, लेकिन कुछ सोच कर चुप रहे। पहले ही बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक तो यह दोनों बच्चे मेरा सर शर्म से झुका रहे हैं। मुनीब को तो कोई होश नहीं है तालीम की, और कोई फ़िक्र नहीं। जॉब तो दूर की बात है, वह बीए में ही पास हो जाए तो अल्लाह का शुक्र है। किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। 4 साल में एफए किया, बीए से में 4 सालों लगाए जा रहा है। नज़र लगी है मेरे शहज़ादे बेटे को। छोटा सा ही था, तभी तो सब जलते हैं मेरी
भाभियाँ भी और ये नायाब भी जलती थी मेरे बेटे से, इसीलिए तो दूर चली गई। वह ख़ुद को तसल्ली देने लगी, वही सबसे बढ़कर है, बाकी सब उससे जलते हैं, उनकी खूबसूरती से और उनके आला ख़ानदान से और ख़ूबसूरत बेटे से। बेटे के मामले में तो बोलने का हक़ उन्होंने अपने शौहर को भी नहीं दिया था, और मुनीब ने शायद इस लाड़ प्यार का फ़ायदा भी खूब उठाया था। दोस्तों की महफ़िलें और घूमना फिरना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था, और उसके पीछे माँ की ऐसी मजबूत ढाल मौजूद थी जो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रखता था। फिर उसे कोई परवाह भी तो नहीं थी। अब फ़हमीदा बेगम थकने लगी थी। मुनीब के पास महंगा मोबाइल और बाइक अब खुद उसको ही खटकने लगी थी, लेकिन अब शायद पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। काश वह रियाज साहब को मुनीब की तरबियत के मामले में ऐसे बेदखल न करती तो आज मामला अलग होता, लेकिन यह उनकी अपनी सोचें थीं। किसी और के सामने हार मान लेने वाली वह हरगिज़ नहीं थी, सो अब भी वह अपनी पुरानी डगर पर कायम थी। फ़हमीदा बेगम हमेशा से ही बहुत कमांडिंग किस्म की औरत थी, हमेशा दूसरों का हुक्म चलाती। उन्हें अपने ख़ानदान पर बड़ा घमंड था, सामने वाले को खातिर में ही न लाती थी। शादी के बाद सास ससुर और देवर वाली ससुराल मिली। सास ने बड़ी बहू की हैसियत से उन्हें घर सौंप दिया। यूँ वह कोई जंग लड़े बगैर उस सल्तनत की मालकिन ठहरी। हर काम उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होने लगा। 2-2.5 साल चैन से कटे, और पहला तूफ़ान तब आया जब उनके देवर की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फैज़ की आमदनी उसकी शौहर से कम थी, और उसकी दुल्हन भी उन्हीं के मुताबिक ढूंढी गई। शादी के बाद नायाब ने डरते झिझकते ससुराल में कदम रखा। हर लिहाज और अदब-ओ-आदाब के साथ फ़हमीदा बेगम की नज़रों में कसूरवार ठहरती। कोई ऐसी चीज़ उसके दिल में न समाई जो बाद में नफ़रत की शक्ल में बाहर आने लगी। नायाब के चेहरे का सुकून उसको बेसुकून किए देता था। फ़हमीदा बेगम समझ न पाती कि आखिर ऐसा क्या है नायाब के पास जब वह इतनी पुरसुकून रहती है। हर मामले में उन्होंने नायाब को नीचा दिखाया। सास ने अपने आखिरी दिनों में फ़हमीदा बेगम को समझाया, नायाब तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, बहुत लिहाज करती है, बहुत इज़्ज़त करती है। लेकिन फ़हमीदा बेगम की मगरूर और ज़िद्दी तबीयत न बदल सकी। वह सगी देवरानी को बहुत कमतर समझती। उसके 8 माह बाद ससुर भी इंतकाल कर गए। अब दोनों औरतें अपने अपने बच्चों में पड़ गईं। फ़हमीदा बेगम का बेटा मुनीब शक्ल सूरत और मिजाज में माँ पर ही गया था। उसके बाद ज़ारा थी, और नायाब के 2 बेटे अज़हर और अतहर थे। फ़हमीदा बेगम घरेलू मामले में इंसाफ न कर पाई। रोज़ रोज़ घर में झगड़े होने लगे, और रियाज भी बीवी के हाथों मजबूर हो गए। तो दोनों भाइयों ने आपस में बैठ के सुकून से फ़ैसला किया और घर के 2 हिस्से कर लिए, और एक ज़रा सस्ते इलाके में उन्होंने अपना घर ख़रीद लिया। यूँ दोनों औरतों का सामना कम ही होता था। भाई अलबत्ता मिलते रहते थे। जी बाजी, मैं ज़ैन और शकील से बात करके आपको बताऊंगी। मुझे तो खुशी होगी ज़ारा को बहू बनाकर, लेकिन अभी मैंने ज़ैन से तो पूछा नहीं, और शकील को तो कोई एतराज़ नहीं है। बस वह चाहते हैं फ़ैसला ज़ैन की मर्ज़ी से हो तो अच्छा है। रिज़वाना फ़हमीदा बेगम की बहन थी और कई बार ज़ारा के बारे में बात कर चुकी थी। फ़हमीदा बेगम को तसल्ली हुई। बस वही एक उम्मीद थी उन्हें, वरना उनकी भाभियाँ तो उसे बच्चों तक की मंगनी और शादी में एक मेहमान की तरह बुलाती थी उन्हें। उसकी एक अहम वजह शायद उसमें यह थी कि फ़हमीदा बेगम का मिजाज से वाकिफ़ थी और वह ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे। चलो यह मसला तो हल हुआ। शाम को उन्होंने रियाज साहब से भी बात कर ली और ज़ारा और ज़ैन के रिश्ते की। ज़ैन अच्छा लड़का है, आपका भांजा है, लेकिन फ़हमीदा बेगम मुझे तो अतहर ज़्यादा पसंद है। वह बहुत ज़िम्मेदार लड़का है। रियाज साहब ने हिम्मत करके अपनी पसंद भी बीवी को बता दी। तौबा करे रियाज, आपसे कभी कुछ कहा है अतहर के माँ बाप ने? हम कहाँ उसकी उम्मीद में बेटी बिठाए रखेंगे, और सोचे भी मत, उसकी बेगम अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर लेकर आएंगी, मांगेंगी। अपने मैके से ही ढूंढकर मुझे अपने जैसा कोई लाना पड़ेगा। दिन की भड़ास निकालने का वह कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। और सुन ले मेरी बात, जैसे पहले मिठाई का डिब्बा आया था ना, अब भी वैसे ही उसकी बात पक्की होने की मिठाई आएगी बहुत जल्द, देख लीजिएगा। अब रियाज साहब को सुनने की आदत तो थी, लेकिन छोटी सी बात पर इतना सुनने को मिल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। वह गड़बड़ा कर खामोश रहे। एक तो वह बाप बेटी पता नहीं अतहर को क्या समझ बैठे हैं। कौन समझाए इन्हें। उनकी कड़वाहट बहुत देर तक जारी रही।
सुनिए, मुनीब का कुछ करे वह घर में नहीं टिक रहा आजकल। बता रही हूँ आपको। फहमीदा बेगम जो आके हिम्मत हारते हुए शौहर का ख्याल बेटे की तरफ कराया। अब वाकई उनको मदद की ज़रूरत थी। फहमीदा बेगम, मुझे तो यह लड़का कभी ठीक से जवाब देता ही नहीं। किसी बात का आपका लाडला है, आप ही पूछें। अब वह मुनीब बिल्कुल नाताल्लुक़ हो गया था पढ़ाई से और घर से। अब वह उसको उस मामले में बोलने या पढ़ने का कोई हक नहीं था। मैं तो कहती हूँ कोई दुकान ही किराया करा दें उसको, कोई तो जिम्मेदारी उठाए। फहमीदा बेगम की बेटे की नालायकी ने बहुत दुखी किया था। ये बात आप कह रही हैं? अपने शहज़ादे के लिए यकीन नहीं होता। रियाज साहब की आवाज़ में नाकामी का दुख साफ था। ताने बाद में दे लीजिएगा, गौर करें ज़रा दुकान वाली बात पर। क्या पता ख्वाब देखे थे अपने बेटों के बारे में, सभी टूट गए। शुक्र है ज़ारा मुनीब की जैसी नहीं थी, एक तरफ तो सुकून था ही। अपनी तरफ से तो फहमीदा बेगम ने बंगनी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन रिजवाना ने दोबारा कोई फ़ोन कॉल नहीं किया तो मैं भी फहमीदा बेगम थोड़ी परेशान हुई। वह ज़ारा को भी बता चुकी थी कि जैन के रिश्ते से। ज़बान से तो उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह खामोश सी हो गई थी। पागल है बिल्कुल, कहाँ जैन और कहाँ अतहर। रिजवाना खुश रखेगी उसे, और जैन को देखकर तो वह सब कुछ भूल जाएगी। अपनी सोच पर वह खुद ही हंसने लगी और दिल ही दिल में सोचकर खुश हो रही थी। और ज़ारा की सोचों का रुख उन्होंने मोड़ दिया था। चलो, एक मसला तो हल हुआ। बाजी, मैंने जैन से बात की थी, वह नहीं मानता। उसने तो कोई और लड़की मेरे नाम के आगे रख दिया है। ऑफिस में काम करती है उसके साथ। वह शादी करना चाहता है उससे। अब तो यकीन शकील भी उसके साथ है। अब हम लोग उधर ही रिश्ता ले जाने की सोच रहे हैं। रिजवाना की बात पर वह चकरा ही तो गई थी। लेकिन रिजवाना, तुम तो काफ़ी पहले ही कह रही थी कि मुझे। क्या कहूँ बाजी, जवान औलाद है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। रिजवाना अपनी मजबूरियाँ बताने लगी। मैं 2 हफ्ते इंतज़ार के बाद उन्होंने फ़ोन किया था, इस बात का कि उनका दिल ही टूट गया। सारा जारो जलाल शख्सियत का रौब खो गया कहीं। हो जाएगी शादी भी। मैंने रिश्ता करने वाली औरत को बुलवा कर भेज बात की है। हो जाएगा रिश्ता। इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? रियाज साहब और उसकी ज़ारा उनके चिड़चिड़ापन सह रहे थे। अब भी वह गलती उसी मसले पर बात बैठी थी। नहीं, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। मैं तो रिजवाना के इनकार पर हैरान हो रहा था। अरसे से कह रही थी कि जैन से बात नहीं की। खैर, हमारी बच्ची में कोई भलाई हो। बेगम के मिजाज के आगे वह देर तक टिक नहीं पाते थे। हर किसी को अपनी मर्ज़ी होती है रियाज। हर कोई आज़ाद है अपने फ़ैसलों में। हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उनके अल्फाज पर मैं चौंक गया। अब तो वह ज़बरदस्ती ही कराती आई थी, अब ऐसे कैसी बात कर रही है। खैर, मुनीब ने मुझे बुरी तरह दुखी किया था माँ को। वह भी अहम था वह उसके मिजाज में बदलाव लाने की। मुनीब को अच्छी नौकरी मिलती कि कैसा हिला कर रख देती फहमीदा बेगम को। रियाज साहब सिर्फ सोच कर रह गए। रिश्ता कराने वाली औरत ने उसको इत्मीनान न हुआ। बेटी का फ़र्ज़ पूरा करना अब उनको दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। अपने मिजाज के हाथों वह वैसे ही बहुत से रिश्तों को बिगाड़ चुकी थी। ज़ारा के मामले में सोचने लगती तो अतहर भी उनको सबसे बेहतर लगता। सुलझा हुआ ज़िम्मेदार लड़का। तरबियत तो नायाब की है अब, वैसे ज़बरदस्त। दिल ही दिल में इकरार भी किया, लेकिन ज़ारा को उनका रिश्ता मिलना नामुमकिन है। और जो रिश्ते उस औरत ने बताए, उनसे दिल घबरा जाता था। अल्लाह जाने कैसे लोग होंगे, कैसा सलूक करेंगे मेरी बच्ची के साथ। वह हौलने लगती। अहम जिम्मेदारियां तो अब उसके घर सर पर पड़ी थी, वरना तो अपनी बड़ाई में घमंड में महफूज थी। खैर, जो नसीब में हुआ वही होगा, वह सोचती रहती। छुट्टी का दिन था। मुनीब भी इत्तेफाक से घर पर ही था। फैज़ और नायाब मिठाई के टोकरे लिए खुशी खुशी घर में दाखिल हुए, और फहमीदा बेगम को लगा कि यही हुआ जिसका डर था। शादी का ही बताने आए होंगे अतहर की। फहमीदा बेगम बुझे दिल के बावजूद खुश दिली से मिली। खैर खैरियत हाल अहवाल के बाद नायाब बताने लगी। भाभी, बहुत सा पहले से मैं आपके पास आने की सोच रहे थे। आप बड़ी हैं, मुझे आपको मानना चाहिए, लेकिन मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसी मसरूफ़ हुई कि आना जाना तो बिल्कुल ख़त्म ही होकर रह गया है। नायाब आहिस्ता आहिस्ता बेगम साहिबा से कह रही थी, मेरी गलती है, कोताही है। मैं मानती हूँ, आप बड़ी हैं, बड़ा दिल है आपका, आप हमें माफ़ कर दें। फहमीदा बेगम हैरत और शर्मिंदगी से
उन्हें देख रही थी कि यह क्या कह रही है। आप यकीन करें, बच्चों की पढ़ाई और गमे रोज़गार में ऐसे पड़े कि